नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। इस आखिरी पड़ाव में हैं हम 2024 के महासमर में, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो लगभग क्लियर हो चुकी हैं। एनडीए की बैठक चल रही है। एनडीए आज ही दावा कर सकता है अपनी सरकार बनाने का, क्योंकि बिल्कुल भी रियायत नहीं की जा रही है। अगर हम बात करें जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू, हम बात करें नीतीश कुमार की, हम बात करें एकनाथ शिंदे की, हम बात करें चिराग पासवान की, अगर हम बहुत से नेता हैं जिनका आप नाम ले लें, और सबसे बड़ी जो उम्मीद है एनडीए बहुत अच्छी भूमिका में रहे नीतीश कुमार, और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार भी वो रहे। ये पहला मौका होगा जिसने विपक्ष को खड़ा किया हो, उसको एक मंच पे लाकर वो नेता दोनों ही सरकारों में जाने के लिए आतुर है। उसे जो ऑफर मिलेगा, फिलहाल अभी तो एनडीए के साथ हैं और एनडीए की बैठक में शामिल भी हो गए अशोका रोड में। तो आज इसी पे बात करेंगे, किंग मेकर कौन। एक तस्वीर सुबह वायरल होती है जिसके बाद सियासी पूरे खेमे में ना फिर कहा जाता है खेला हो गया। और जो कल पोस्टर वायरल हो रहा था नीतीश सबके हैं, उस तस्वीर ने, एक फ्लाइट के वीडियो ने पूरी चीज़ों को, जब तक दिल्ली नहीं आ गए नीतीश कुमार, जब तक वो हवा में रहे तेजस्वी के साथ, यहाँ पर लोगों का फ़ोन बजना शुरू हो गया। कई जगह लोगों ने बीपी की गोलियां भी खा ली। ये तस्वीरें देखिए एक बार। जब उनसे पूछा जा रहा है क्या कहेंगे, कहें ठीक है, कुशल मंगल है, आपको नमन है, बाद में बात करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव इस वीडियो में तो फिलहाल पीछे दिख रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आई थी जिसमें बगल में भी बैठे थे। बताया जा रहा है कि दोनों लोगों में बातचीत हुई। सबसे पहले उन्होंने, नीतीश कुमार ने हालचाल लिया। ये तस्वीर देखिए कैसे है। तो उन्होंने खड़े होकर बताया कि अब फिलहाल आराम है, लेकिन बेड रेस्ट की ज़रूरत है। उनके साथ संजय यादव भी हैं, तेजस्वी यादव के बहुत घनिष्ठ मित्रों में हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। ये तस्वीरें आप देखें नीतीश कुमार की। अब एक और नेता जिसने आंध्रा में अपनी वापसी कर दी। कल आंध्रा में जिस तरीके का जश्न था, लोग कहने लगे वेलकम बैक बाबू। मैं चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूं। आज वो भी दिल्ली में है और वो भी एनडीए के घटक दलों के साथ शामिल हैं। इन्होंने संजीवनी देने का काम किया वहां पर। काफ़ी लंबे समय से सत्ता से बाहर थे, सत्ता में वापस आते हैं और अब ये भी किंग मेकर की भूमिका में है। और बहुत ही पुराने एनडीए के सहयोगी, 2004 में एनडीए के संयोजक रहे, मंत्री रहे, इनके मंत्री थे, एक बार तो इनका स्पीकर भी रहा टीडीपी का। तो अपनी बात को कन्विंस कराने में बहुत आगे हैं। अपनी बात को लेकर किस तरीके से उसको कन्विंस कराना है, कैसे सरकार के सामने रखना है, उसमें बहुत माहिर है। लेकिन ये तो दो खेमे हो गए जो एनडीए के साथ हैं। एक चीज़ और भी है, मनोज झा को सुनिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। ये विजुअल से इससे किसी को ताज्जुब क्यों होना चाहिए साहब? हम साथ काम किए हैं, हम अलग अलग काम किए हैं, लेकिन तेजस्वी जी जिस प्रकार की आदर की भावना नीतीश जी के लिए रखते हैं, उसमें ये विजुअल उसकी तस्दीक करता है। मतलब कोई रंजिश थोड़ी ही है। उन्होंने तो सदन में भी कहा था कि आप एक बार कहते तो। आप अंदाजा करिए, ये अक्सर लोग राजनीति की जो मोदी जी और अमित शाह जी वाली ब्रांड हुई है ना, जिसमें विपक्ष एक दूसरे का शत्रु की तरह, ये शत्रु का भाव ईश्वर के लिए बिहार के गलियारों में नहीं आया है। और उसी संदर्भ में देखिए इन विजुअल्स को, और दोनों गए हैं। इस तस्वीर की तस्दीक की उन्होंने कि भाई यहाँ पर आपसी प्रेम खत्म नहीं हुआ है। उस आपसी प्रेम से बहुत सी बातें निकाली जा रही हैं। इंडिया ब्लॉक खुश हो रहा है, 6 बजे उनकी भी बैठक है। उन्हें आगे की रणनीति पर काम करना है, वो क्या करेंगे। इसी बीच महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल हुई। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मुक्त होना चाहता हूं और संगठन को देखना चाहता हूं, संगठन में लगना चाहता हूं, क्योंकि 2025 में महाराष्ट्र में चुनाव है। 2025 के चुनाव को देखते हुए मुझे संगठन के लिए काम करना। और क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। सगळ्यांची अफाट मेहनत आणि सगळ्यांचे आशीर्वाद, जनतेचे आशीर्वाद हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, अखिलेश सिंह है, विशेष संवाददाता हैं दिल्ली से, क्योंकि आज सारी हलचल दिल्ली में होनी है। इस पूरे देश के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अपनी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। एसएन श्याम है वरिष्ठ पत्रकार, आलोक त्रिपाठी है वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अखिलेश सिंह जी का रुख करता हूँ। अखिलेश, आप सुबह से लगातार इन खबरों पर हैं, लगातार सियासी हलचल तेज है। अगर बात करें इस तरीके से जो एनडीए है या इंडिया ब्लॉक है, इसको कैसे लगे हैं दोनों जुट में? और सबसे बड़ी बात, जो दो दल हैं टीडीपी और जेडीयू, इन दोनों के रिश्ते खराब नहीं हैं इंडिया ब्लॉक से। अखिलेश अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, इंडिया या एनडीए गठबंधन दोनों की बात की जाए तो दोनों के रिश्ते, ना तो चाहे जेडीयू के नीतीश कुमार के रिश्तों की बात की जाए या फिर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए, दोनों नेताओं के, दोनों पार्टियों के ना तो एनडीए के साथ रिश्ते खराब है और ना ही उनके इंडिया गठबंधन के साथ रिश्ते खराब। इस लिहाज से दोनों पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं कि इंडिया के गठबंधन वाले सोच रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे साथ आ सकते हैं, वो भी उस तरह से बातचीत उनकी जारी है। लेकिन जहां तक सवाल है एनडीए का, तो अभी वर्तमान की स्थिति के हिसाब से इंडिया गठबंधन के सिवाय अगर एनडीए को देखा जाए तो एनडीए में जेडीयू भी शामिल है और टीडीपी शामिल है, यानी चंद्रबाबू नायडू भी शामिल है और नीतीश कुमार भी शामिल है। और आज एनडीए की जो प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त बैठक चल रही, उस बैठक में ये दोनों नेता भी शामिल है। तो इस सीधे लिहाज से देखा जा सकता है कि जेडीयू और टीडीपी दोनों एनडीए की बैठक में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही उसमें दोनों लोग शामिल हैं, यानी वो एनडीए को सीधा सा समर्थन दे रहे हैं और सरकार में शामिल भी हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन भी जल्दबाजी में है, लेकिन सवाल ये भी है दूसरा कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ ये दोनों पार्टी आएंगी ताकि उनके पास जो बहुमत का जादुई आंकड़ा वो प्राप्त करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसी के तहत देखा जाए, लेकिन जो अब तक खबर निकल के अंदर आ रही है प्रधानमंत्री आवास से कि जो एनडीए की बैठक चल रही, एनडीए की बैठक अभी खत्म होगी तो प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश कर सके। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए भी बहुत जल्दबाजी में, भारतीय जनता पार्टी भी कोई चूक नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझे लग रहा है, मुझे अखिलेश जी जो लग रहा है, 6 बजे इंडिया ब्लॉक की बैठक है, 4 बजे से एनडीए की बैठक स्टार्ट हो गई। मुझे लगता है ये 10 मिनट का समय भी नहीं देना चाहते हैं टीडीपी और जेडीयू के नेताओं के, कि वो बाहर जरा आके दिल्ली का माहौल ही चेक कर ले कि भाई चलिए, अच्छा हम संसद कैंटीन हो आए, जरा हम कुछ देख लें, हम आंध्रा भवन हुआ है, हम बिहार भवन हुआ है। वो कह रहे करिए ये लोग कहीं गए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। देखिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तभी इतनी जल्दी हो रही है, वरना एनडीए जो अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये इतनी जल्द हड़बड़ी में रहता नहीं है। और उधर शिंदे गुट में भी मारकाट मची हुई है। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि शिंदे गुट शिवसेना के जो सांसद जीते हैं वो अभी उद्धव ठाकरे गुट के साथ संपर्क में है। और एक सबसे बड़ी बात ये बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, उस इंडिया गठबंधन में सभी बड़े नेता शामिल होने आ रहे हैं। अब तक जो सूचना आई है उसके हिसाब से उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल होने नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह पर संजय राउत आ रहे हैं। तो इस लिहाज से देखें कि महाराष्ट्र में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, जिसके वजह से उद्धव ठाकरे आज इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी इस बैठक में आ रही है, अभिषेक बनर्जी आ रहे हैं, पहुंच गए हैं?
संजय राउत बैठक में शामिल होने मैं के लिए टीएमसी दिल्ली पहुंच गए। मैं टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल की अगर बात करूं, यहां पर ममता बनर्जी आ रही हैं या फिर अभिषेक बनर्जी आए हैं? अभी अभी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी के तरफ से अभी ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए नामों पर कुछ कहा नहीं गया। हो सकता है कि दोनों लोग दिल्ली आ रहे हैं, उनमें से एक लोग कोई जाए, इतना अभी टीएमसी की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच रही हैं, पहुंचने वाली हैं, अभिषेक बनर्जी भी है। तो अंदाजा लगाया जाएगा कि ममता बनर्जी उस बैठक में जाएंगी नहीं जाएंगी, या फिर अपने प्रतिनिधि के तौर पर अभिषेक बनर्जी को भेजेंगी। लेकिन ये है कि शिवसेना में क्लियर हो गया है कि उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर संजय राउत आज बैठक में होंगे। तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन भी हर तरह से सक्रिय है। वो जेडीयू से बात करने की कोशिश कर रहा है, जो भी अंदर की खबरें आ रही हैं। दूसरा क्या है, टीडीपी से भी बात करने की कोशिश हो रही है। और शरद पवार ने भी कहा था, वो शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो वो भी गठबंधन की मीटिंग में जो शामिल होंगे। लेकिन उनके तरफ से एक चीज कहा गया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा क्या आपके तो पुराने साथी रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की आपकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं की, ना तो इसकी शुरुआत की। अगर इंडिया गठबंधन की बैठक में जब शामिल होने में जा रहा हूं, जब शामिल होंगे और वहां अगर इस तरह की कोई बात आएगी और मुझसे कहा जाएगा, तो मैं चंद्रबाबू नायडू से बात करने की पहल करूंगा। वही ममता बनर्जी की बात की जाए या फिर अखिलेश यादव के बीच क्या, अब तो अखिलेश यादव को भी इंडिया गठबंधन पहुंचने की मीटिंग के बाद शायद कोई इस तरह की जिम्मेदारी कुछ मिल सकती है, उनको भी किसी से बात करने के लिए। तो अभी तक इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी और उसके बाद बैठक के बाद जब नेता निकलेंगे तो अंदाजा लगेगा कि क्या रुख है उनकी। बातचीत से ही मीडिया में सब कुछ समझ में आएगा कि क्या और चल रहा। हो सकता है कि उससे पहले एनडीए की बैठक खत्म हो और इंडिया की बैठक खत्म होने के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन जाए और वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दे। अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया गठबंधन इंतजार करेगा सरकार के गठन का, और उसके बाद कोई खेला हो सकता है। अगर जेडीयू और टीडीपी से कोई संपर्क पहले अब तक हो चुका है, जिस प्रकार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में आए हैं, उससे अंदाजा लगा सकता है अगर वहां कुछ खिचड़ी पकी है और बिहार में ऐसा कुछ हुआ है और जेडीयू और आरजेडी के बीच में कोई वार्ता हुई है इंडिया गठबंधन के मद्देनजर, तो फिर कुछ खेला आज रात में भी हो सकता है। तो फिलहाल इंतजार करना होगा, आज रात में बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन एनडीए की बैठक के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन जाके सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, वो भी एक देखने वाली बड़ी बात होगी। और दूसरा क्या है कि और सबसे बड़ी बात है कि अभी दोनों ही दलों को, दोनों ही अलायंस को अपने दलों को अपने साथ रखने की चुनौती है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से भी कुछ दल के कुछ सांसद वहां चले जा सकते हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, पहले तो ये हो रहा था कि भाई 400 पार, फिर सीटें आई, फिर अल्पमत में एक तरीके से है सरकार, अब उनको सहारा चाहिए। अब उन सहारों पर भी विपक्षी दलों की नज़र है। और मुझे तो ये भी आ रहा था सुनने में कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को सनातन और हिंदू फैक्टर से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, बाला साहब की नीतियाँ बताई गई हैं, तो कई सिनेरियो बनते तैयार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन इन सबके पीछे अगर देखिए माहौल, तो बिहार के नीतीश कुमार जी, देखिए जो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हुआ वो इंडिया गठबंधन है। और इस इंडिया गठबंधन की नींव ही रखी थी नीतीश कुमार जी ने। तो सोचिए कितने बड़े वो खिलाड़ी हैं इस पूरे रणनीतिकार के। और आज वो फिर उनके ऊपर ये लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन, चूंकि उनका ही बड़ा रोल है कि वो और जो है चंद्रबाबू नायडू जी भी कह लीजिए उसके साथ में है कि मतलब वो किधर जाएंगे, जिधर जाएंगे वही सरकार बनाएगी। तो कुल मिलाकर के पूरा किंग मेकर कह लीजिए कि मतलब इंडिया गठबंधन को आज जिस पोजीशन पर लाए हैं या जिसकी नींव डाली वो भी नीतीश कुमार जी थे। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने असमंजस की स्थिति में तो पहुंचा ही दिया है। अब ये बात अलग है कि आज इंडिया गठबंधन भी मीटिंग कर रहा है और एनडीए भी कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि एनडीए
इतना मौका इंडिया गठबंधन को देगा कि वो कुछ अपनी रणनीति बना पाए या कुछ रणनीति कर पाए, और उसके पहले ही वो अपने जो संसदीय दल है और उसमें जाकर के राष्ट्रपति से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के चूंकि इस समय खेला होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इंडिया गठबंधन के भी सभी नेता दिल्ली में है, या कह लीजिए पूरे देश के बड़े बड़े नेता दिल्ली में है, और बिल्कुल, दिल्ली में मुझे कौन लगता है किसकी खिचड़ी किससे पक बिल्कुल। जाएगी, इसको लेकर के बड़ी दिलचस्पी है लोगों में। आपको क्या लग रहा है, जो सियासी आपने चुनाव कवर किए, इतने रिजल्ट देखे, आपके नजरिए से क्या होता नजर आ रहा है? वर्तमान में देखिए जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें बहुत बड़ा रोल नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी किस करवट बैठेंगे, जब तक उनको अपना कुछ फायदा नजर नहीं आएगा, अपनी पार्टी, अपना बिहार, ये सब चीजें, क्योंकि नीतीश कुमार जी के सामने भी एक बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब वहां बिहार में थे, तो उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण की बात की थी, जातिगत गणना की बात की थी। तो ये सब भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि अगर वो उनके साथ आती है सरकार में, तो भाजपा का जो अपना एजेंडा है, मोदी का जो अपना एजेंडा है, उसको कैसे लागू करेंगे। लेकिन राजनीति में सब संभव है, बयानबाजी बहुत होती है, कहते बहुत कुछ है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद बहुत सी चीजों को वो किनारे कर दिया जाता है, बहुत सी चीजों को जो नहीं कहते हैं उनको ले आते हैं, तो सब कुछ भी संभव है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा होगा कि अगर नीतीश कुमार जी राजद की सरकार के साथ में आते हैं, तो ये जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जातिगत गणना का और मुसलमानों को आरक्षण का, इसका क्या होगा? क्या वो मोदी सरकार में इसको लागू करा पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। बिल्कुल, अब ये देखना होगा किस तरीके से चीज़ें होती है। एहसन श्याम जी हमारे साथ हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि अगर एहसन श्याम जी, नीतीश कुमार की मान ली जाए अगर सारी, जैसे अगर मान ली उन्होंने 5 मंत्रालय मांगे, 5 मंत्रालय उनको मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ जीतन राम मांझी को दिक्कत हो जाएगी, फिर चिराग पासवान वहाँ पर हैं, ऐसे छोटे छोटे दल और हैं जो कहेंगे नहीं हमें भी कुछ दीजिए। देखिए विशाल जी, ऐसा है कि बिहार में कल से जो है राजनीतिक खिचड़ी बड़ी तेजी से पकनी चालू हो गई है जी। और जैसा कि नीतीश कुमार जी का अपना पुराना उनको हम कहते हैं जैसा स्वभाव है, वो हमेशा फायदेमंद ही खोजते हैं और कुर्सी उनको बहुत प्रिय है, बिना कुर्सी को रह नहीं सकते। तो अभी जैसा कि जानकारी मिली कि उनको डिप्टी पीएम का ऑफर था इंडी गठबंधन की ओर से। चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी जी ने बात किया, प्रधानमंत्री जी ने बात किया उनसे। आज तेजस्वी और ये दोनों एक ही प्लेन में गए और दोनों चाचा भतीजा का रिश्ता भी दोनों के बीच है। लालू यादव भी इधर लगे हुए हैं कि चाचे भतीजे के बीच जो दूरियां बन गई थी उसको पाटा जाए। और मीसा भारती ने भी कहा है, जो उनकी बहन है तेजस्वी की, कि चाचा तो हमारे चाचा हैं, वो कभी हमको इग्नोर नहीं करेंगे और हमको मानते हैं चाचा मेरे बहुत। तो इनको मनाने की कोशिश भी चल रही है और ये संभव है कि नीतीश जी की जो मांगे अगर पूरी हो जाए तो वो उधर ढलक जाए। लेकिन उनमें भी मेरी जो अपनी समझ है, जहां मैंने देखा है अपनी रिपोर्टिंग के दरमियान, कि स्थायित्व तो नहीं होता उनके अंदर। वो दल बदल के जाते जरूर हैं, लेकिन जब फायदा जहां होता है उस तरफ लुढ़क जाते हैं। इसीलिए उनका नाम कुछ और पड़ा है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता विशाल जी। तो ये तो है कि वो जो है वो फायदे ही खोजेंगे। और अभी जैसे कि अभी अगर एनडीए से इनकी बातचीत का तो है ही उसमें, ये अभी डायरेक्ट एक मुद्दे को टिके हुए हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने। हाँ, केसी त्यागी ने भी उसको हर मन से कहा है। हाँ। तो ये है कि अगर उनके साथ इनका ये सेटलमेंट हो जाता है तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन स्थिति जरूर बदली है, परिस्थितियां बदली है। कि मैं तो सारा दिन कल कॉलेज में काउंटिंग सेंटर में था, देखा है मैंने बड़े नजदीक से, काउंटिंग से लेके सारा प्रोसेस तक। तो अब मीसा भारती जो पहली बार राजनीति में आई, उन्होंने कहा कि पापा मैं पास कर गई। रामकृपाल जी जैसे व्यक्ति जिनको एक बहुत सीजन्ड नेता माने जाते हैं, काफी पटना पाटलिपुत्र क्षेत्र को उनका पड़ रहा है और वो लोकल है भी, काफी अच्छे लोगों में से माने जाते हैं, उनका हारना भी बहुत चिंताजनक है। लेकिन मैंने जो देखा इस बार एम और वाई समीकरण जो है वो बिहार में बड़ा काम किया है और वो पूरी तरह आरजेडी के कहीं न कहीं पक्ष में गया है। विशाल जी, एक चीज़ और भी है, जैसे आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? चिराग पासवान को 5 सीटें वो भी जीत के आए हैं, 100% स्ट्राइक रेट उनका भी है। उनका बहुत सही बात विशाल जी, अब ठीक कहा।
तो जीतनराम मांझी भी आ जाएंगे, फिर जीतनराम मांझी तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। देखिए ऐसा है ना कि राजनीतिक जो उनको क्या कहते हैं कि जीवन, चिराग पासवान का और नीतीश कुमार में डबल अंतर है। चिराग पासवान के लिए अभी बहुत आगे राजनीतिक मैदान खुला पड़ा हुआ है, और नीतीश जी उत्पादन के उस मैदान के अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं, राजनीति का अंतिम छोर है उनका, तो दिक्कत तो नहीं आएगी। और हमें लगता है कि जिस प्रतिबद्धता के साथ चिराग पासवान 5 सीट लेकर के और 5 सीट लाए, बल्कि यहाँ तक कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल अशोक चौधरी जी की बेटी शामिल हुई, जो पहली बार चुनाव में जीती है, आई है चुनाव, वो जीत गई, तो नीतीश कुमार के कारण ही ऐसा हुआ। चिराग पासवान ही ने, उनको किसी पार्टी ने लेने के तैयार नहीं थी, भाजपा नहीं, नीतीश जी खुद नहीं दे सके उसको टिकट, तो चिराग पासवान के साथ आई और वो जीत गए समस्तीपुर क्षेत्र से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी समझ में, लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में किसी का कोई क्या उसको बोलते हैं, प्रतिबद्धता होती नहीं है। अगर राजनीति में ज्यादा, राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, और राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है। आलोक जी, राजनीति में दुश्मनी नहीं, दोस्ती नहीं, राजनीति तो राजनीति है, और राजनीति में कोई ये नहीं होती, बिल्कुल, तो क्या बोलते हैं, कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, कोई किसी के प्रति समर्थक नहीं होता। बस राजनीति है तो है, हम जीतते हैं तो आपके साथ हैं, हारे हैं तो फिर अपना किनारा है। आज मोदी जी ने कह दिया कि भाई राजनीति में तो ये सब होते रहता है, आगे पीछे उठापटक और जीत हार लगी रहती है। लेकिन मेरी समझ से, जो मैंने राजनीति को देखा है नजदीक से और राजनीतिक रिपोर्टिंग के दरमियान, कि राजनेताओं की कोई नैतिकता नहीं होती। नेताओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है राजनीति में, होता है पद और कुर्सी। बिल्कुल, पद और कुर्सी के बिना नेता नेता नहीं है। वो तो हम लोग की तरह फिर हो जाएगा कि हम उसको भी आपकी तरह या मेरी तरह वोटिंग काउंटिंग में जाना होगा और एक एक राउंड का लेखा जोखा निकाल के अपने दफ्तर भेजना होगा। जी जी, आलोक जी का रुख करूंगा। आलोक जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, देखिए वहां पर क्या स्थिति है कि एक शिवसेना टूटकर 2 गुटों में हो गई है। अब उस शिवसेना में भी 13% वोट तो मिले हैं, 15% वोट माफ करिएगा, उद्धव ठाकरे को 9 सीटें जीती हैं, और ये 13% वोट पाके 7 सीटें जीते हैं शिंदे। वहीं अजीत पवार को तोड़ के जो एनसीपी के साथ काम करना चाह रहे था बीजेपी का, वहाँ का लोकल लीडरशिप, वो नहीं कर पाया है। बीजेपी के साथ वहाँ क्या हुआ कि वहाँ 3% वोट पाए हैं अजीत पवार, और 13% वोट पाए हैं शरद पवार। तो यहाँ गैप भी ज़्यादा है, तो वो काम भी नहीं कर पाए हैं दोनों, चाहे वो शिवसेना शिंदे गुट हो और चाहे वो एनसीपी शरद पवार गुट हो। जी देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल जस्ट अलग है वहां से। तो वहां पे तो चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, वहां तो चूंकि दोनों ही धड़ अलग अलग हो गए थे, 2 भाड़ हो गए थे, तो वहां तो उनके अपना वजूद था। तो इस चुनाव में उन दोनों, शिवसेना का भी कह लीजिए और एनसीपी का भी लिए, उन्होंने अपना वजूद दिखाया। उसमें उद्धव ठाकरे ज्यादा सफल हुए और उन्होंने अपनी शिवसेना, अपना जो वजूद है वो दिखाया कि शिवसेना मतलब ठाकरे ही परिवार ही शिवसेना, तो ये उन्होंने दिखाया। लेकिन जैसा कि हो रहा है, मुझे जो लग रहा है कि अभी इंडिया गठबंधन या एनडीए जो सरकार का जो बनाएगी, क्योंकि देखिए पिछली बार भी अगर देखिए तो लोग जनशक्ति पार्टी है उसके सांसद साथ में आए और उसके बाद उसी में से 2 फाड़ कर दिए गए, और उन्हीं के चाचा जो थे वो मंत्री बन गए। तो ये सब चीजें राजनीति में अभी बहुत संभावनाएं हैं। अभी तो सिर्फ समर्थन देना है, समर्थन देकर सरकार बनाना है, उसके बाद जो बहुमत का आंकड़ा है वो भाजपा कैसे पूरा करेगी, वो ये उसको बहुत बखूबी जानती है। वो किस पार्टी को तोड़ेगी, किस पार्टी के सांसदों को अपने साथ में आएगी, कौन सा निर्दलीय बड़ी संख्या में जो सांसद जीते हैं वो भी उनके मतलब अभी इंतजार कर रहे होंगे। आलोक जी अभी जो खबर मेरे पास आ रही है, मीटिंग जारी शुरू हो गई है, चंद्रबाबू नायडू ने 6 मंत्रालय और स्पीकर पद मांगा है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो कठिन दौर है वो यही है
जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार चली और मोदी का एक अलग सम्राट कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, वो अब इस बार 5 साल ये संभव नहीं। मोदी का जो एजेंडा था वो फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह से खिंचातानी होती रही, क्योंकि नीतीश जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये जब तक इनको अपना हित नहीं दिखेगा ये सरकार को समर्थन नहीं देंगे, और समर्थन देंगे भी अगर जिस दिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत आएगी, ये समर्थन वापस लेके इंडिया गठबंधन के साथ भी चले जाएंगे। ये राजनीति में बहुत बार इस तरह का घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, और तो फिर होने में, और नीतीश जी तो इसमें बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो इसलिए अभी तो फिलहाल जो इंडिया गठबंधन का जो लक्ष्य है एनडीए का, वो लक्ष्य है कि किसी तरह सरकार बना करके में आए, उसके बाद वो जो आंकड़े होंगे उस आंकड़ों को कैसे पूरा करना है उसमें ये लोग बहुत माहिर हैं, और बहुत से निर्दलीय भी हैं, बहुत से शिवसेना के भी हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग उनके साथ आ सकते हैं। शिवसेना में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत, क्योंकि आपस में जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा का जो बहुत पुराना दल शिवसेना है जिसके 9 सांसद है, तो ऐसा नहीं बात हो तो शायद हो सकता है वो भी समर्थन दे दें, क्योंकि राजनीति में सब संभावनाएं होती हैं। मैं आपको बताऊं, रक्षा मंत्रालय पद भी टीडीपी ने अपने लिए मांगा है, जीतन मांझी ने पद मांगे हैं, जेडीयू ने 3 कैबिनेट में पद मांगे हैं, चिराग पासवान ने भी 2 मंत्री मांगे, 1 कैबिनेट 1 स्वतंत्र प्रभार, शिंदे गुट ने 2 मंत्री मांगने की ऐसी कयास लगाए जा रहे हो। ये जो बैठक में निकल के सामने रहा, यहाँ पर आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, अभी इस पर और चर्चा करेंगे, और भी जो मीटिंग में चल रही, जो हमारे संवाददाता हमको भेज रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे अभी ब्रेक से पहले मैंने आलोक त्रिपाठी से चर्चा की, जो 6 मंत्रालय टीडीपी ने मांगे, जिनमें कि जो लोकसभा स्पीकर का पद है वो भी उन्होंने। फिर से चलते हैं, हम सीधे चलते हैं अब दिल्ली से हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं, अखिलेश जी के पास चलेंगे। उससे पहले सवाल लेते हैं एस एन श्याम जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एस एन श्याम जी, जिस तरीके से अभी देखिए हम लोगों ने चर्चा कर ही रहे थे, अब देखिए 2 पद 12 जीतने वाला भी मांग रहा है और 2 ही पद 5 सांसद लाने वाला भी मांग रहा है, तो बिहार में मुझे लग रहा है कि ईगो क्लैश होने वाला है। जीतन राम मांझी 1 सीट जीते, लेकिन कह रहे मुझे कैबिनेट का दर्जा चाहिए, मैं कैबिनेट मंत्री का पद मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ईगो क्लैश होना तय हो गया है बिहार में। तो जी नहीं, बहुत सही बात है, आपने ठीक कहा, ईगो क्लैश तो तैयार हो ही गया है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें सबसे भारी पड़ेंगे नीतीश जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सब कि वो ईगो क्लैश होगा, और चिराग पासवान, तो जैसा कि मैंने आपको पहला कि चिराग पासवान का राजनीतिक जीवन बहुत छोटा है, और नीतीश जी हैं, बहुत जेपी मूवमेंट से निकल के आए हैं। चिराग पासवान की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन नीतीश जी जेपी आंदोलन से लेके सारा कुछ, स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक सारा देखा है, और उनका बहुत राजनीतिक जीवन काफी लंबा है, और पूर्णतः वो राजनीतिक परिवार से ही मतलब अपने को समर्पित कर दिया। तो ईगो क्लैश की बात जहां तक हमें लगता है कि जो आप मांगेंगे तो जरूर, हर कोई, मैंने कहा ना आपको कि हर कोई फायदे में रहना चाहता है, चाहे जिसकी 2 हो वो भी करेगा, जिसकी 12 है वो भी कहेगा, लेकिन नियमतः तो जो बहुमत में है ना तो उसको चाहिए। अब ये 5 में ही है, वो 12 में है, तो कहीं ना कहीं हर जगह। जी बताएं। दिक्कत तो मुझे ये लग रही है, मैं दोनों लोगों से ही सवाल है, बारी बारी जवाब लूंगा। आलोक जी आपसे भी सवाल है मेरा, एस एन श्याम जी आपसे भी सवाल है कि मैंने अभी पूछा ना कि 2 सीटें वाला, जो जिनके पास 9 सीटें हैं वो भी 2 कैबिनेट मंत्री 1 स्वतंत्र प्रभार मांग रहे हैं, जेडीयू भी 1 कैबिनेट मंत्री 1 स्वतंत्र प्रभार मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी इकलौते व्यक्ति हैं, उनके पास 1 सांसद है, वो भी कैबिनेट मंत्री मांग रहे हैं, और शिंदे, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से आते हैं, उनके पास 7 सांसद हैं, वो भी यही चीज सेम जो चिराग पासवान मांग रहे हैं, जेडीयू मांग रहे हैं। तो पहली बार बीजेपी, मुझे लगता है पहली बार अमित शाह और मोदी जी के लिए, हर बार क्या होता था 274 बीजेपी प्लस होती थी, तो उस तरीके की गुणागणित होती नहीं थी, ग्रह हमारे पास है और आप दे दीजिए इधर, किसी को दे दीजिए कोई विभाग, तो कोई पूछता नहीं था, उसमें इतना विरोध होता नहीं था। लेकिन इस बार तो क्या है कि अगर आप 20 सरकार में भी कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एस एन श्याम जी।
जी देखिए, मैंने कहा ना आपको कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि सीटों का बंटवारा का खेल अभी नहीं होना चाहिए। अभी तो सिर्फ है कि कौन किसको आप शपथ दिलवाएंगे प्रधानमंत्री का, उसके बाद होगा। लेकिन शर्त तो लग गया है, शर्त लग गया है कि हमें ये चाहिए, तब आपको हम समर्थन देंगे। अब तो समर्थन का खेल अभी यहाँ पे है। 240 अकेले भाजपा लाई है, 233 पूरे ये लोग मिल करके लाए हैं। वो तो लेकिन हमें देखिए, लगता है कि वो 240 लाख के भी टेंशन में, ये 233 में ही खुश हाँ, है। टेंशन एक बड़ी बात ये मोदी है, का खेला है ना, ये तो मोदी का खेला है ना कि भैया हम जीत के भी ये है, तुम हार के भी जो है सो टेंशन में, इतने ज्यादा सीट लाके यही भी फर्क है, टेंशन में यही रहो। तो लोकतंत्र है। सबसे अच्छी बात तो यही है आलोक जी कि लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है हमारा, जहां पर 40% वाला लड्डू बांट रहा है और 80% वाला अपने बालों को नोच रहा है कि मुझे सारे दलों को बुला के मीटिंग करनी बालों में पड़ेगी। खुजली कर रहा है कि भाई क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। ये स्थिति है। आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, जी बिल्कुल। जिस तरह से वहां की बैठ रही, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं, चाहे जीतन मांझी हो, चाहे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हो, या नहीं बात की है, कुमार भी बात हो, कर दो, बोलो सभी कि को लाइव करना करो। पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी या राजग गठबंधन जो है वो इस तरह का बीच में, चूंकि अगर देखिए तो यूपी से भी कई सहयोगी थे, चाहे अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें भी समझौता किया। तो इससे करेंगे, हाँ थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर सामने आएंगी इस बार, क्योंकि जो पहले इतनी दिक्कतें नहीं थी, जो बहुमत था उनके पास, जो कि इस बार बहुमत से पीछे है, तो इस बार उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। और अपने जो सहयोगी है उनको साथ में यदि लेंगे तो उनके साथ में भी कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज उनको करके सत्ता में आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए वो लोग माहिर हैं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा समझौता निकालेंगे, ऐसी रास्ता निकालेंगे कि जो उनके विभाग भी उनको मिल जाए। और लेकिन महत्वपूर्ण विभाग मुझे नहीं लगता कि वो नीतीश जी को छोड़ किसी और को देने के लिए तैयार होंगे। कुछ ना कुछ उसका बीच का रास्ता वो निकालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसा नहीं कि उनका जो नेता है या बहुत मजे हुए खिलाड़ी है और आपस में तालमेल बैठाएंगे। चूंकि और जो सहयोगी दल है उनको भी मालूम है कि सत्ता में रहने के लिए थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज, तो शायद इसीलिए उनको मालूम है कि जब कहेंगे तो सीटें कुछ कम कर लेंगे, मंत्रिमंडल कम में हम जो 4 की जगह 2 मांग ले लेंगे। लेकिन अभी तो वो हर चीज बढ़ा के मांगेंगे, क्योंकि जब ज्यादा नहीं मांगेंगे तो शायद कम मिलेगा। तो इसीलिए सबने अपने अपने दावे कर दिए हैं। अब उसमें रास्ता क्या निकलता है ये तो आपस में निर्णय के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। इसी वक्त तो एक जानकारी ये भी आ रही है कि एनडीए की बैठक खत्म हो गई। हमारे साथ अखिलेश सिंह संवाददाता बने हुए हैं लगातार दिल्ली से। अखिलेश जी, बैठक खत्म हो गई है और बैठक में जो हम लोगों ने बातें की, जिससे हम चर्चा कर रहे थे कि एनडीए की बैठक में 6 मंत्रालय और इस लोकसभा स्पीकर का पद मांगने की बात सामने आई है चंद्रबाबू नायडू की, और 2 मंत्री पद मांगे हैं जेडीयू ने, 2 मांगे हैं रामविलास पासवान ने और 2 एकनाथ शिंदे ने। अखिलेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद जो सबसे अपडेट और ब्रेकिंग के तौर पर देखा जाए तो सब अभी एनडीए की तरफ से कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया था। प्रधानमंत्री की अगुवाई में सभी मिलना चाहते हैं। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, राष्ट्रपति भवन से भी 7:30 बजे का समय एनडीए को दे दिया गया है। सभी घटक दल जो एनडीए में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, आपको रोकेंगे, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, एनडीए की बैठक खत्म, पीएम आवास में चल रही बैठक खत्म। करीब 1.5 घंटे चली एनडीए की बैठक। आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे मोदी। अमित शाह, नड्डा और नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद। पीएम आवास पर चल रही एनडीए की बैठक खत्म। करीब 1.5 घंटे तक चली एनडीए की बैठक। आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे मोदी। अखिलेश जी अपनी बात को पूरा करें। अखिलेश जी का रुख करेंगे, दिल्ली से लगातार वो बने हुए हमारे साथ। एक सबसे बड़ा अपडेट जो मिला है वो अपडेट और ब्रेकिंग ये मैं बता रहा कि और के न्यूज के दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि एनडीए की तरफ से यानी प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया था और आज ही का समय शाम का मांगा गया था। राष्ट्रपति से कंफर्म कर दी गई है
शाम को 7:30 बजे का टाइम राष्ट्रपति भवन के तरफ से एनडीए को दिया गया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में एनडीए के जो भी घटक दल के नेता आज बैठक में शामिल हैं, संभावना ये जताई जा रही है सबके सब नेता आज राष्ट्रपति भवन 7:30 बजे जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। उम्मीद ये भी बिल्कुल क्लियर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन में जब एनडीए के सभी घटक दल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री की अगुवाई में, तो कुछ समय सरकार बनाने का दावा भी प्रधानमंत्री पेश कर सकते हैं। ये अब तक की अपडेट है भाई। 1.5 घंटे चली बैठक में, ये अब तक जो नेता निकल के आ रहे हैं, अब अभी तक उनसे अपडेट पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ। कोई नेता बताने को तैयार होता नहीं होता है, कुछ तो सूचनाएं वहां से लीक होंगी कि आखिर 1.5 घंटे जो बैठक प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग में चल रही थी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता उसमें क्या क्या चर्चा हुई, क्या रणनीति तय हुई, सरकार गठन को लेकर क्या चर्चा हुई, और सरकार गठन को उसमें कितने सीट होंगे, किस दल के कितने होंगे, कितनी सीटों पर कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कितने कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, कितने स्वतंत्र प्रभार मिलेंगे, कितने राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। तो इस लिहाज से कुछ सूचनाएं अभी अब तक पहुंचेंगी, क्योंकि वो वहां से जो लोग निकलना शुरू हुए हैं कि बैठक खत्म होने के बाद, तो अंदाजा लगाया सकता है कुछ चीजें अपडेट जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज की कही जा सकती है कि वो दावा पेश होने की संभावना 7:30 बजे पूर्णतः बन गई है। बिल्कुल आलोक जी, क्या कहेंगे जी। जिस तरीके से अब तो मुझे लगता है दावा पेश करने की बात आ रही 7:30 बजे के करीब। अब अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक भी शुरू होने वाली है कुछ ही मिनटों बाद। उससे पहले एनडीए तो दावा पेश करने की बात कर रहा है 7:30 बजे। जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एनडीए बिल्कुल मौका नहीं देगा इंडिया गठबंधन को कि वो कुछ रणनीति बना पाए। और यही कारण आपने देखिए 1.5 घंटे की बैठक करने के बाद उन्होंने समय भी मांग लिया और उतनी देर में वो सब बना करके अपना पूरा एक एक पूरी बैठक का जो निर्णय हुआ होगा उस निर्णय से उनको अवगत कराएंगे। उसी समय मुझे लगता है कि वो दावा भी पेश कर देंगे। तो इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ वेट एंड वॉच के अलावा कोई मौका बचा नहीं है। और इंडिया गठबंधन अगर सरकार बन जाती है तो उसके बाद वो इंतजार करेंगे कि शायद कुछ ऐसा हो कि वो उनके जो नीतीश कुमार जी जैसे लोग हैं जो उनके साथ गए हैं वो उनके साथ पलटी मारे, जैसे बिहार में पलटी मारी। तो उस तरह से अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो इंडिया गठबंधन के लिए दोबारा चांस बनेगा। लेकिन फिलहाल तो एनडीए ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। और जो जिस तरह से खबर निकल के आ रही है कि 7:30 बजे राष्ट्रपति महोदय जी ने समय दिया है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन के लिए कुछ बचा है। सिर्फ वो मीटिंग करके आगे की भविष्य में इन सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करना होगा। आलोक जी कैसे रोकूंगा, रणनीति इसी बनानी होगी, बीच क्या बड़ी करना खबर आ होगा। रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग की। दिल्ली से खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को किया भंग। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लोकसभा भंग की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को किया है भंग। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लोकसभा भंग। दिल्ली से खबर आपको बता रहा है, कैबिनेट की सिफारिश के बाद लोकसभा भंग की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग की। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लोकसभा भंग। द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को किया है भंग। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लोकसभा भंग की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग किया है। तो सीधे चलते हैं एसएन श्याम जी के पास। सर, ये तो एक प्रक्रिया है, अब नई सरकार का गठन होना है तो आज राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री ने जाकर अपना इस्तीफा दिया, तो ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए अभी तो समर्थन पत्र दे दिया है, अभी दावा पेश हो जाता है, अगर दावा पेश करने के रात तक कोई दल अलग हो जाए, कोई 2-3 दल अलग हो जाते हैं किसी भी अलायंस से, तो फिर क्या स्थिति होती? क्या तब फ्लोर टेस्ट के लिए ओर जाते हैं हम लोग? सर आप अनम्यूट कर लीजिए, एसएन श्याम जी अनम्यूट कर लीजिए।
आलोक त्रिपाठी जी का रुख करते हैं, शायद कुछ तकनीकी खामियां। आलोक जी, जी मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से मान लीजिए अभी तो समर्थन पत्र किसी को मिल जाता है, दोनों अलायंसों में है, वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उसके बाद वो दल हट जाए उनके खेमे से। देखिए, जो जो मुझे जानकारी है कि जितने भी सहयोगी दल होंगे वो सभी का लेटर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और उसको अध्ययन करने के बाद उनको विश्वास में लेने के बाद ही वो सरकार बनाने का न्योता उनको देंगी। अगर इस दौरान कोई दल समर्थन वापस लेता है तो कहीं ना कहीं उसको उस समर्थन पत्र वापस लेने का भी एक पत्र देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाएगा सरकार को और उसमें ये सब चीजें स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अभी तो चूंकि सरकार बनाने का उनको न्योता देना होगा तो उसके लिए जितने भी सहयोगी दल हैं उनका सभी का एक सहमति पत्र बना करके राष्ट्रपति महोदय को देंगे और राष्ट्रपति महोदय को अगर लगता है कि सभी लोगों ने सरकार बनाने के लिए इनको समर्थन दिया है तो उसके बाद वो उनको ऑफर देंगे। तो ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अभी आने वाले कुछ समय में क्या स्थितियां होंगी वो एक अलग बात है, क्योंकि राजनीति में रात में क्या होगा, दिन में क्या होगा, कोई भरोसा नहीं है कब कौन करवट बदल जाए, क्योंकि राजनीति में सबको अपना फायदा नजर आ रहा है। सब जब तक फायदा नहीं दिखेगा वो समर्थन वापस ले लेंगे, समर्थन फायदा दिखेगा तो समर्थन देंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया है। अब आज जो स्थिति बनी है उसमें तो लग रहा है कि जैसे 1-1.5 घंटे की बैठक में कि वो राजद की जो बैठक हुई सहयोगी दलों के साथ उसमें सब कुछ ठीक हो गया है और वो इसीलिए 7:30 बजे राष्ट्रपति महोदय से मिलने जा रहे हैं और उनको जो है अपना समर्थन पत्र देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को मुख्य तरफ से इंतजार करेंगे कि वो सरकार बनाने का न्योता फिर दे। बिल्कुल, अखिलेश जी का रुख करते हैं। अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन की बैठक का भी अपडेट थोड़ा दे दीजिए। अखिलेश यादव के पहुंचने की खबर है दिल्ली। इंडिया ब्लॉक की बैठक में अब किस तरीके से बातचीत रखी जाएगी, क्या किसी ने कोई संपर्क साधा, यही सवाल जवाब होने वाले हैं मुझे लगता है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की बैठक आज शाम 7 बजे होनी है। उसके लिए तमाम नेता पहुंचना शुरू कर दिए हैं। जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके नेता दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिए, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, बिहार से तेजस्वी यादव हो, महाराष्ट्र से शिवसेना में संजय राउत पहुंच रहे हैं और अगर तमिलनाडु से देखा जाए तो एम के स्टालिन पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। इसके बाद तमाम भी जितने भी राजनीतिक दल इस इंडिया गठबंधन में शामिल है लगभग वो सबके सब दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ लोग नहीं पहुंचे वो भी लगभग पहुंचने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन की बैठक शाम को 6 बजे दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। उसकी तैयारी वहां पहले से पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी वहां है और मीडिया का बड़ा भी वहां शुरू हो गया है। तो अब एनडीए गठबंधन की जो बैठक थी उसको खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में अब क्या निकलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी जिस तरह की तैयारी में लगा था कि वो चाहता था कि केंद्र सरकार बनाने का उसको मौका मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद जो भी फैसला हुआ और राष्ट्रपति भवन से एनडीए को बुलावा भी मिल गया है कि 7:30 बजे वो सब मिलने जा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि एनडीए भी कोई भी समय नहीं गंवाना चाहता और समय रहते ही सब कुछ निपटा लेना चाहता है। जबकि इंडिया गठबंधन इसी चीज की प्लानिंग में लगा था कि हो सकता है जब आज इंडिया की बैठक खत्म होगी तो इंडिया गठबंधन के जो नेता बैठक में जो रणनीति तय होगी उसके मद्देनजर वो एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेताओं से संपर्क कर सकते थे और रात में कोई नई विसात बिछ सकती थी। जो माँ तो सह का खेल जो राजनीति में चलता है कि विसात कहाँ बिछेगी। लेकिन एक चीज बता दूं कि एनडीए की बैठक में एक मुद्दा जरूर अंदर खाने से पता चल रहा है, वो छा रहा मुद्दा ये रहा कि कितने मंत्रालय किसको मिलेंगे, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, कैबिनेट मंत्री कितने किसके बनेंगे, स्वतंत्र प्रभार किसके पास होगा, राज प्रभार किसके होगा। और उसमें यहाँ तक कि किसी ने नितिन गडकरी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी एक गठबंधन ने मांगने की कोशिश कर दी, यानी उसने अपना दावा ठोक दिया है। लेकिन अब ये देखना होगा। खबर तो ये भी है कि यूपी में एक जो मंत्रालय जो महिला सांसद के पास था वो एलजेपी के कोटे में जा रहा है। अखिलेश जी तक हम शायद आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। अखिलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं ये कहता है कि खबर जो आ रही है कि जो यूपी कोटे में अपना दल का मंत्री
जो सांसद थी अनुप्रिया पटेल, उनका जो मंत्रालय है वो एलजेपी को मिलने जा रहा है, और ज्योतिराज सिंधिया का भी विभाग जो है वो गठबंधन की किसी पार्टी की ओर जाएगा। अखिलेश जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। हम आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, फाइनल कमेंट लूंगा आपसे, फिर मैं एस एन श्याम जी का रुख करूंगा। इस सरकार में कितना अहम होगा जो फैसले लिए जाते थे पहले जिस बेबाकी से, इस सरकार में क्या वो उस तरीके से चीज़ें हो पाएंगी? देखिए, अभी तक की जो 10 सालों की सरकार चली, मोदी सरकार, उसके जो निर्णय थे, मोदी का जो एजेंडा था, वही एजेंडे पे पूरी सरकार ने काम किया। लेकिन कल जिस तरह से जीतने के बाद जब वहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मोदी जी ने जो बोला, उन्होंने कहा कि अब की जो 5 साल होंगे उसमें और कड़े फैसले लिए जाएंगे, तो इन्होंने कहा जरूर है। लेकिन मुझे जो आज जो स्थितियां बनी है, जो रणनीति बनी है, जो दबाव बना है विपक्ष ने, जो सीटों को लेकर के, विभागों को लेकर, मंत्रालय, तो ऐसा लग नहीं रहा कि अब वो इतना आसानी से कोई निर्णय कर पाएंगे। वो खासकर नीतीश जी जैसे मजे हुए खिलाड़ी अगर और आलोक जी, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकूंगा माफी के साथ। दिल्ली से खबर, एनडीए ने घटक दलों ने मोदी को समर्थन पत्र सौंपा है। शाम 7:30 बजे जाएंगे एनडीए के नेता। राष्ट्रपति से मिल सकते हैं एनडीए के नेता। दिल्ली से खबर, एनडीए ने घटक दलों ने मोदी को सौंपा है समर्थन पत्र। और इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले ये आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर की तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली। सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। आज दिल्ली में बड़ा ही दिन है, क्योंकि दोनों ही अलायंस का और पूरे देश के जितने बड़े नेता हैं वो आज पहुंचे हुए हैं दिल्ली। मीडिया का जमावड़ा लग चुका है, और बड़ी बात है कि अभी 7:30 बजे एनडीए जो है वो राष्ट्रपति को समर्थन पत्र देगा, और 6 बजे से इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है वो शुरू हो रही है। हम रुक करते हैं सीधे, हमारे साथ एस एन श्याम जी मौजूद हैं। सर, कुछ ही समय बचा है और बैठक शुरू होने वाली है, किस तरीके से देखते हैं इस बैठक को? पूरा उधर खाली जा रहा है। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आज गई क्या? आवाज आई? जी, आई। हाँ, मैं ये कह रहा था विशाल जी। हेलो जी सर, बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था विशाल जी कि जब राष्ट्रपति जी ने बैठक बुलाया है तो समर्थन पत्र भी मिल गया सारे दलों का, तो निश्चित रूप से अब जो है किंग बनेंगे तो मोदी ही बनेंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होगी वो नीतीश कुमार की होगी। बिहार किंग मेकर बन के आया है। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि भाई एक विशेष अधिकार का जो दर्जा है वो मांग सकते हैं, विशेष राज्य का। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें किंग मेकर में, किंग बनाने में बिहार का एक अहम रोल है और रोल रहेगा इसमें भी। और आप देखेंगे 7:30 बजे के बाद सरकार बनेगी, मोदी जी रहेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीतिक भूचाल लाने में मोहिर जी को राजनीतिक भूचाल का जनक माना जाता है। राजनीतिक भूचाल लाने के लिए मोदी जी इसके जनक माने जाते हैं। और
आपके और हमारे की सोच की बाहर का वो काम कर देते हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो माहौल है, जो राजनीतिक परिदृश्य है अभी देश के सामने, उसमें 7:30 बजे के बाद आपको बदलाव नजर आएगा। और ये जो लोग, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, न मेरा किसी की निंदा कर रहा हूँ, बिल्कुल, कल्पना सोरेन भी वहां पहुंच चुकी हैं। कल्पना सोरेन पहुंच चुकी हैं वहां पे। जाएंगे, लेकिन सरकार वहां बनना है। बिल्कुल, समर्थन दे देने के बाद तो फिर कोई मादा ही नहीं होता। अब उसमें से समर्थन पत्र अगर आप वापस लेते हैं तो फिर इसके लिए आपको लिख के देना पड़ेगा। राष्ट्रपति चाहे तो आपको मौका दे सकती हैं प्रोटेस्ट के लिए, ये सब कुछ राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अब ये तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा लेते हैं। एनडीए बैठक, जब वहां बैठक हो रही थी, ये तस्वीरें देखिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वहां पर मौजूद है, एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद हैं, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण अब नेता से नेता बने हैं। और ये दो तस्वीरें, एक तरफ समर्थन पत्र बताया जा रहा है कि प्राप्त कर लिया गया है, और एक तरफ संजय सिंह भी पहुंच गए हैं बैठक में, चूंकि अरविंद केजरीवाल को वापस जेल में सरेंडर करना पड़ा है। तो अब ये बाहर आप देखिए, हर दल के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी CYSS जो उनका स्टूडेंट विंग है, उसके लीडर वहां पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार नेताओं का आने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। संजय सिंह पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे के बाहर के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर लगातार नेताओं का आना बना हुआ है। थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होगी। तो फिलहाल एनडीए की बैठक समाप्त हो चुकी है। 7:30 बजे उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, अपना समर्थन पत्र, अपना दावा पेश करेंगे वो सरकार बनाने का। उसी बीच 6 बजे से जो बैठक शुरू होने वाली थी, उसके लिए नेताओं का पहुंचना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के घर पर शुरू हो चुका है। वहां पर कल्पना सोरेन वहां पर पहुंची हैं, वहां पर कीर्ति चिदम्बरम के पुत्र वहां पहुंच चुके हैं। वहां पर बात की जाए, आप से सांसद संजय सिंह पहुंच चुके, तमाम नेता वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिलहाल 2024 के महासमर में तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।